हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ेंगे संगठित अपराध के बारे में। साथ ही साथ छोटे संगठित अपराध क्या होते हैं वो भी हम बताएंगे। सिंडिकेट क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। आर्थिक अपराध क्या होते हैं, एक एक करके सभी टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे। ये टॉपिक अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 में नए जोड़े गए हैं, पहले आईपीसी में नहीं थे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा संगठन जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का है और उस संगठन के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, अवैध कार्य किए जाते हैं। और अवैध कार्य किस लिए किए जाते हैं? केवल रुपए कमाने के लिए, लाभ अर्जन के लिए, फायदे के लिए। तो इस प्रकार का संगठन जो कि अवैध कार्य करता है, जो विधि द्वारा मान्य नहीं है, विधि द्वारा निषिद्ध कार्य करता है, किस लिए? लाभ के लिए। तो इस प्रकार का संगठन क्या कहलाता है? संगठित अपराध कहलाते हैं। इस प्रकार के संगठन के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो संगठित अपराध कहलाते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी के आते ही अपराध के नए नए तरीके आ गए हैं। क्या हो गया है? अपराध के नए नए तरीके आ गए हैं। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में भी अचानक से वृद्धि हो गई है। जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, तो पहले कम थे, अब बहुत से लोग हो गए हैं, क्योंकि हर आदमी शॉर्टकट तरीके से रुपए कमाने के लिए घूम रहा है। तो इस प्रकार के संगठित लोगों के साथ मिल करके आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और लाभ कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार के कृत्यों में अचानक से वृद्धि हुई है और वे आपराधिकता को एक नियमित व्यवसाय के रूप में अपनाना अधिक लाभप्रद समझते हैं। एक हिसाब से अपराध करना कुछ व्यक्तियों ने, इस प्रकार के संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों ने एक व्यवसाय सा बना लिया है, उनके लिए एक व्यवसाय सा हो गया है। इस प्रवृत्ति के कारण अनेक अपराधी मिलकर क्या कर रहे हैं? इस प्रकार के संगठन चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस प्रकार के संगठन चला रहे हैं, संगठित रूप से अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि संगठित रूप से अपराध करने में वो क्या मानते हैं कि अपराध करना अधिक सरल होता है, सुरक्षित होता है और हितकर समझते हैं, तथा अपने आपराधिक कार्यों के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों का साधनों के रूप में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? साधनों के रूप में उपयोग करते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपराध करने के लिए। तो साथियों, ये क्या कहलाया? संगठित अपराध का अर्थ। अब हम आपको बताएंगे इसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। साथियों, अभी हमने आपको अर्थ बता दिया है, अब अपन आ जाएंगे किसमें? मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, अभियुक्त किसी अवैध संगठन का सदस्य होना चाहिए। जो अभियुक्त हैं, जिस पर इल्जाम लगा है, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है कि संगठित अपराध हुआ है, इस व्यक्ति ने किया है, तो किसी ना किसी क्या होना चाहिए? अवैध संगठन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, ऐसा अवैध दल, ऐसी अवैध गैंग किसी संगठित अपराध की अवैध गतिविधियों में संलिप्त होती है। नंबर तीसरा, ऐसी अवैध गतिविधि संज्ञेय अपराध के रूप में दंडनीय हो। क्या हो? ऐसी गतिविधि संज्ञेय अपराध के रूप में दंडनीय हो, जिसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष के कारागार का दंड निर्धारित हो। जो इस प्रकार के संगठित हैं, सदस्य के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो ऐसे अपराध किए जाते हैं जिनमें दंड का प्रावधान कितना है? 3 वर्ष या उससे अधिक। ऐसे अवैध कृत्य आपराधिक सिंडिकेट द्वारा कारित हो, भले ही उसमें एक ही व्यक्ति या संयुक्त रूप से अनेक व्यक्ति शामिल हो। एक सिंडिकेट बन जाता है, भले ही उसमें एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति शामिल हो, तो इस प्रकार का भी अपराध माना जाएगा। अवैध कृत्य या गतिविधि को कारित करने में, जो अवैध कृत्य हैं उसको पूरा करने में हिंसा, बल या भय का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? जो अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, संगठित होकर के, एक संगठन के रूप में रह करके, तो उसमें हिंसा, बल या भय का प्रयोग किया गया है या कोई अन्य अवैध तरीका अपनाया गया है। ये देखना होता है कि सबसे पहले मेन महत्वपूर्ण बात है कि संगठित अपराध के लक्षण में कि वह किसी ऐसे अवैध संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। तो हिंसा, बल, भय का प्रयोग किया गया है
या कोई अन्य अवैध तरीका अपनाया गया है। अवैध कृत्य का उद्देश्य धन लाभ कमाना या कोई आर्थिक फायदा लेना हो। जो इनका उद्देश्य रहता है धन कमाना होता है। अपराधकर्ता या अपराधकर्ताओं के विरुद्ध विगत 10 वर्षों में एक या अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हों। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इनके द्वारा जो ये सिंडिकेट अपराधी हैं, इनके द्वारा ऐसे अपराध किए जाते हैं जो 3 वर्ष से अधिक दंडनीय हो, संज्ञेय अपराध। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विगत 10 वर्षों में कोर्ट में चालान पेश किए गए हो और कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया हो, चार्ज लगाया हो, आरोप तय किए हो, तो इस प्रकार के अभियुक्त संगठित अपराधी कहलाते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे अपराध पंजीबद्ध होते हैं जिनसे धनार्जन करना, जैसे व्यापार, चोरी, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्या, हत्या सुपारी, इस प्रकार के अपराध, आपराधिक न्यास भंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला, विपणन, कपट, किसी प्रारूप में धनीय फायदा प्राप्त करना, कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना, इस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियां, इस प्रकार के जो अपराध हैं वो इनके द्वारा किए जाते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में चालान पेश होता है और माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है। तो साथियों, ये थी क्या संगठित अपराध की विशेषताएं। अब हम नजर डालेंगे संगठित अपराधों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो संगठित अपराधों के विभिन्न प्रकार में है हिंस्र आपराधिक संगठन, आपराधिक सिंडिकेट, आपराधिक रैकेट, सामूहिक हिंसा, वन्य प्राणियों की खाल का अवैध व्यापार करने वाला गिरोह। संगठित अपराध में सबसे पहला है हिंस्र आपराधिक संगठन। इसका मतलब यह होता है कि आपराधिक गिरोह द्वारा किए गए ऐसे अपराध जो हिंस्र स्वरूप के होते हैं, प्रीडेटरी क्राइम्स, मतलब हिंसा से संबंधित अपराध। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के अपराधों में केवल अपराध करने वाले को ही अवैध फायदा या सुख प्राप्त होता है। जो अपराध करता है, जो करवाता है उसको फायदा ना होकर के किसको होता है? जो करता है। तो साथियों, दूसरे पक्ष को कोई लाभ या सेवा प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार के अपराधों में हत्या, डकैती, जेब कटी, अपहरण आदि जैसे हिंसात्मक कृत्य शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें अपराध का शिकार हुए व्यक्ति को क्षति होती है। जो अपराध का शिकार व्यक्ति है उसको क्षति, नुकसान होता है और उस अपराध में उसका किसी प्रकार का हित सम्मिलित नहीं होता है। ऐसे अपराध कृत्यों के प्रति गिरोह के सदस्यों को कोई पश्चाताप नहीं होता है। इस प्रकार का जो कृत्य करते हैं उनको कोई भी किसी भी प्रकार का ना दुख होता है ना पश्चाताप होता है। विभत्स तरीके से अपराध करते हैं, किसी को भी मार देना, किसी का भी अपहरण कर लेना, किसी के यहां भी डकैती डाल लेना, डकैती के दौरान मार काट करना, ये इनका काम रहता है। यह देखा गया है कि इन आपराधिक संगठनों के अपराधियों की देखा देखी करते हुए बाल अपराधी भी इन्हीं की तरह दुस्साहस करने को आगे हो रहे हैं, उद्यत हो रहे हैं और इस प्रकार के आगे चल के अभ्यस्त अपराधी वो बन जाते हैं। इस प्रकार के जो अपराध हैं बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध रहते हैं और ये जो अपराधी रहते हैं ये अभ्यस्त अपराधी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार के अपराध कर चुके होते हैं। कुछ अपराधी मिलकर संयुक्त रूप से किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए गिरोह बना लेते हैं, जैसे डाकुओं के गिरोह द्वारा संयुक्त रूप से बल प्रयोग तथा आतंक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को भय दिखाकर डाका डाला गया हो। डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्ति गिरोह में होना आवश्यक है। इसी प्रकार जेब कटों के गिरोह भी संगठित रूप से रेलों, बसों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि में अपनी आपराधिक गतिविधियां जारी रखते हैं। साथियों, डकैती का जो अपराध किया जाता है उसके लिए कम से कम 5 मेंबर होना आवश्यक है। मिलकर के एक गिरोह बना लेते हैं और डकैती डालते हैं, मारकाट करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। इसी प्रकार जेब काटने वालों का भी गिरोह होता है। वो कहां पर एक्टिव रहता है? भीड़ भाड़ इलाके में, रेलवे स्टेशन, बसों अड्डों के आसपास एक्टिव रहता है। वर्तमान समय में अनेक आपराधिक संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बहुत से ऐसे आपराधिक संगठन हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनमें समुद्री डकैती या हवाई डकैती, हाईजैकिंग, पायरेसी,
या सुपारी देकर के जो अपराध करवाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इस प्रकार के बड़े बड़े अपराध करवाते हैं लोग और हो भी रहे हैं घटित विगत कुछ वर्षों में। तो साथियों, हिंसक आपराधिक संगठन का मतलब यही हुआ कि इस प्रकार के जो अपराध हैं उनमें हिंसा रहती है और हिंसा करते समय अपराधी बिल्कुल भी पहेजते नहीं है, बिल्कुल भी उनके मन में किसी प्रकार की दया करुणा नहीं आती है, वो अपराध करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ये हो गया हिंसक आपराधिक संगठन। अब सेकेंड नंबर पे है आपराधिक सिंडिकेट। संगठित अपराध का जो दूसरा प्रकार है आपराधिक सिंडिकेट। इसके अंतर्गत होता क्या है कि एक संघ बना लिया जाता है, अवैध संघ। एक लीगली तरीके से व्यापारिक संघ होता है, व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए एक संघ बनाते हैं, उनका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होता है। इसी प्रकार अवैध कार्य को करने के लिए संगठित व्यक्तियों के द्वारा एक प्रकार से ऐसा व्यापारिक संघ बना लिया जाता है जो कि ग्राहकों को अवैध मादक पदार्थ, अवैध ऐसी चीजें उपलब्ध कराते हैं ये अपने गिरोह के माध्यम से, जो कि खुलेआम नहीं मिल सकती, जिनको भारत सरकार के द्वारा रोका गया है, उनके विक्रय पर रोक लगाई गई है, फिर भी इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं। आपराधिक सिंडिकेट के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी बस तक ही सीमित ही नहीं है, इसके अंतर्गत आज के समय में अपहरण, व्यापहरण, चोरी, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, हत्या, सुपारी। आपराधिक सिंडिकेट में आज के समय अवैध मादक पदार्थ तक ही सीमित नहीं रह गया है, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज के समय में यह सिंडिकेट व्यापहरण, चोरी, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्या, सुपारी, आर्थिक अपराध, आपराधिक न्यास भांग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों, हवाला, व्यापारण, कपट, किसी प्रारूप में धनीय फायदा प्राप्त करना, कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना, बैंक से संबंधित फ्रॉड, इन सब के लिए एक संघ टाइप का बन चुका है और इस प्रकार के सभी अपराध इनके द्वारा किए जाते हैं, जो कि मिलकर करते हैं। मिलकर करने का इनका यही उद्देश्य रहता है, धन अर्जित करना, लाभ कमाना। मिलकर के जो ये सिंडिकेट चला रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए किसी भी प्रकार के अपराध करते हैं। तो साथियों, एक हम चेन कस्टडी आपको बताएंगे किस प्रकार से ये अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करते हैं, उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाते हैं। साथियों, सबसे पहले होता है क्या है, अवैध धंधे में मादक पदार्थ के उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक अनेक मध्यस्थ श्रृंखलाएं चैन कार्य करती हैं। चैन ऑफ कस्टडी इनकी होती है। क्या होती है इनकी चैन ऑफ कस्टडी? जो है ना, इनकी बहुत खतरनाक होती है। उसको अगर तोड़ लिया तो पकड़ में आएंगे, जो कि टूटती बड़े मुश्किल से है। तो सबसे पहले जो उत्पादक रहता है, उत्पादक से निर्माता, निर्माता के पास माल जाता है निर्यातकर्ता के पास, फिर जाता है होल तस्कर के पास, तस्कर फिर शरीर पेकर्स, यातायात करता, वितरक, डीलर, फिर लास्ट में उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो उत्पादक का मतलब यही हुआ कि जो मादक पदार्थ का बीजारोपण करके उसके पौधे उगाकर उचित देखभाल कर पदार्थ तैयार करता है। उसके बाद निर्माता जो कच्चे माल को रिफाइनिंग प्रक्रिया द्वारा अंतिम रूप देता है। निर्यातकर्ता का मतलब यह होता है जो माल को समुद्री जहाज या हवाई जहाज द्वारा बाहरी देशों को भेजता है या अन्य साधनों से देश के अंदर सप्लाई करता है। तस्कर का मतलब क्या होता है, जो जहाज, वाहनों, रेलों, ट्रकों आदि द्वारा अवैध माल के परिवहन के दौरान उसे पकड़े जाने से बचाने की व्यवस्था करता है ताकि माल सुरक्षित रूप से गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तस्कर का मतलब क्या होता है, जो कि अवैध माल के परिवहन के दौरान उसे पकड़े जाने से बचाने की व्यवस्था करता है तस्कर। उसके बाद शरीर पेकर्स क्या होते हैं, जो अपने शरीर के अंदर प्रतिबंधित माल को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। बाहर से सोना, हीरे, डायमंड्स लेकर के आते हैं। इस प्रकार से जो अपने शरीर के अंदर प्रतिबंधित माल को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, शरीर पेकर्स कहलाते हैं। यातायात करता, ये अपने सामान, कपड़ों या अन्य वस्तुओं में छिपाकर माल का ट्रांसफर करते हैं। वितरक, ये प्रतिबंधित मादक द्रव्यों या पदार्थों को सुनियोजित ढंग से वितरण करके माल डीलर तक पहुंचाते हैं। कहां तक पहुंचाते हैं? माल वितरक
कहां तक पहुंचाते हैं? डीलर तक। और डीलर क्या करता है? ये माल की अपेक्षाकृत छोटी मात्रा के व्यापारी होते हैं। ये क्या होते हैं? माल की अपेक्षाकृत छोटी मात्रा के व्यापारी होते हैं। और लास्ट में कहां तक पहुंचा देते हैं? उपभोक्ता तक। जो अवैध मादक पदार्थ, द्रव्य पदार्थ की मांग करते हैं, उनकी आपूर्ति हेतु कई गुने अधिक कीमत देने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि यहां से डायरेक्ट ना माल मिल करके नहीं, यहां डीलर से मिल रहा है। यहां से लगा करके उत्पादक निर्माता, निर्यात करता, तस्कर, शरीर पेकस, यातायात करता, वितरक, इन सबको नहीं जान रहा है। डीलर से केवल इसको माल मिल रहा है। माल कहां से आ रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की ये कस्टडी तैयार करते हैं ताकि पकड़े जाने से बचें। लेकिन हमारे देश की खुफिया एजेंसी, पुलिसिंग और क्राइम विभाग में पदस्थ टीम हमेशा ऐसे अपराधियों को पकड़ने में तत्पर रहती है और बहुत सारे ऐसे केस हुए भी हैं जिनका खुलासा किया गया है हमारे देश की सेना पुलिस के द्वारा। तो इस प्रकार के जो अवैध मादक पदार्थ की गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनको पकड़ा गया, उनको सजा भी हुई है और आज की डेट में कई ऐसे अपराधियों जो जेल में बंद हैं। अब हम पढ़ेंगे आपराधिक रैकेट, क्रिमिनल रैकेट क्या होता है। संगठित आपराधिक गिरोह जो व्यक्तिगत क्षति या संपत्ति को हानि की धमकी देकर के प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं? व्यक्तिगत धमकी देकर के, क्षति या नुकसान की धमकी देकर के एक प्रकार से संपत्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जो अपराध होते हैं वो आपराधिक रैकेट के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यापारिक श्रम रैकेट्स, जुआनियों के रैकेट्स, अन्य अवैध सेवाओं के रैकेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापारिक श्रम रैकेट्स, लेकिन उसके पहले हम आपको एक शॉर्ट में बताएंगे कि आपराधिक सिंडिकेट से कैसे अलग है आपराधिक रैकेट। साथियों, हिंस आपराधिक संगठन जिसमें हिंसा होती है तथा रैकेटियरिंग में मुख्य अंतर यह है कि पहले में किसी प्रकार की सेवा का तत्व विद्यमान नहीं है और वह पूर्णतः शोषणकारी होता है, जबकि दूसरे में वैध गतिविधि में कार्यरत व्यक्तियों को कोई सेवा उपलब्ध कराने का तरीका अवैध होता है। साथियों, जो पहला हमने आपराधिक संगठन बताया था हिंसक, उसमें किसी भी प्रकार की सेवा भाव विद्यमान नहीं होती है। लेकिन जो आपराधिक रैकेट है इसमें क्या होता है कि इस रैकेट में कार्यरत व्यक्तियों को कोई सेवा उपलब्ध कराने का तरीका, जो सेवा उपलब्ध कराने का जो तरीका रहता है वो अवैध रहता है। क्या रहता है? अवैध रहता है। बने रहते हैं सही लेकिन कार्य करते हैं अवैध। इसी प्रकार आपराधिक सिंडिकेट और आपराधिक रैकेट में भी अंतर है। सिंडिकेट में सेवा पूर्णतः अवैध एवं निषिद्ध होती है। सिंडिकेट में अवैध और निषिद्ध होती है, उसमें जो भी कार्य किए जाते हैं पूर्णतः अवैध होते हैं। जबकि रैकेट में सेवा ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है जो किसी वैध कार्य या व्यवसाय में संलग्न है। इसमें स्पष्ट किया गया है रैकेट में कि ये जो सेवा है ये उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है जो सही काम कर रहा है, वैध कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? वैध कार्य कर रहा है, उसको ये सारी चीजें सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो किसी वैध कार्य व्यवसाय में संलग्न है। जिन लोगों का रैकेट द्वारा शोषण किया जाता है वे स्वयं रैकेट की सेवा से संतुष्ट रहते हैं, यद्यपि वे जानते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि रैकेटियरिंग किसी वैध मांग के बदले में अवैध शोषण के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में देखा जाए तो अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत व्यापार संगठन तथा श्रमिक संघ दोनों ही आपराधिक रैकेट्स का सहारा लेते हैं। इस दौरान कभी कभी एक वर्ग दूसरे पर अनुचित दबाव डालने या बल प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण यदाकदा हिंसा की घटनाएं भी हो जाती हैं। इस संदर्भ में व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत कुछ रैकेट्स का उल्लेख करना उचित होगा। सबसे पहले व्यापारिक श्रम रैकेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान के नियोजकों की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि उन्हें कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ हो। जितने भी व्यवसायी लोग हैं, प्रतिष्ठान है, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि कम लागत में अधिक मुनाफा हो। दूसरी ओर श्रमिक सदैव यह चाहेगा कि उन्हें नियोजकों से अधिकाधिक पारिश्रमिक मिले, मतलब मजदूरी मिले, वेतन मिले। जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं श्रमिक हैं, वो यही चाहेंगे कि उनको अधिक से अधिक
रुपए प्राप्त हो, किस चीज के, पारिश्रमिक के रूप में उनको अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। इस प्रकार दोनों के हित परस्पर विरोधी होने के कारण इनमें आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, व्यापारी और श्रम, जो व्यापारी वर्ग है वह चाहता है कि कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त हो, जो श्रमिक है वो चाहते हैं कि उनको नियोजक है जो उससे अधिक वेतन प्राप्त हो, यानी उसको अधिक जो पारिश्रमिक है वो मिले, उसकी जो वेजेस है, उसकी जो आय है वो अधिक मिले। इसी कारण इनके बीच में टकराव होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इसी कारण टकराव होते रहते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जो नियोजक हैं वो क्या करते हैं? रैकेट्स का सहारा लेते हैं। किसका? रेक्टेरिया का सहारा लेते हैं। रेक्टियर्स की सहायता से ऐसे अवैध तरीके अपनाते हैं जिनसे श्रमिकों की सौदा क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो श्रमिक है उनकी सौदा क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और नियोजकों को अनुचित लाभ होता है। जो श्रमिक है उनकी जो आमदनी है उस पर सीधा सीधा नुकसान होता है। इस प्रकार के व्यापार श्रमिक रैकेट्स मजदूरों में अधिकता से सक्रिय हैं। क्या है? मजदूरों में अधिकता से सक्रिय है। किस ठेकेदार से 600 रुपए ले रहे हैं और लेबर चला रहे हैं 400 रुपए में, तो 200 रुपए खुद कमा रहे हैं, जबकि मिलना चाहिए उस मजदूर को 600 रुपए ही। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो व्यापारी, जो मैन नियोक्ता वर्ग है वो किसी ना किसी रैकेटेरिया का सहारा लेता है, जो कि इस प्रकार के कृत्य करते हैं। समुद्री बंदरगाहों में जहाज पर लगती उनमें लाया गया माल शीघ्र उतारना आवश्यक होता है। जो समुद्री मार्ग से माल आता है उसको बहुत जल्दी उतारना होता है। यदि माल शीघ्र खराब हो जाने वाला हो तो विनाशक स्वरूप का होता है, यानी कि बिनश्वर यानी जल्दी खराब होने वाले प्रकृति का होता है, तो उसे उतारने में विलंब के परिणाम स्वरूप व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए श्रमिकों द्वारा उसे शीघ्र उतरवाना आवश्यक होता है। तो श्रमिकों द्वारा स्थिति का अनुचित फायदा उठाते हुए माल उतारने में देर न की जाए, इस आशंका से व्यापारी प्रायः श्रमिकों के नेताओं को अपनी ओर मिलाए रखते हैं। जो श्रम लेबर वर्ग के जो लीडर हैं, नेता हैं, उनको अपनी ओर मिलाए रहते हैं ताकि उनके माल को उतारने में देरी ना हो। इस आशंका से व्यापारी प्रायः श्रमिकों के नेताओं को अपनी ओर मिलाए रखते हैं और उनकी सहायता से अनेक आदतन अपराधियों को श्रमिक रैकेट के रूप में संगठित किए रखते हैं, जो श्रमिक वर्ग को काबू में रखते हैं। जो श्रमिक वर्ग है उनको काबू में रखते हैं ताकि उस चीज का विरोध ना कर पाए। इसके बदले उन्हें व्यापारियों से अच्छी रकम प्राप्त होती है। इसके बदले व्यापारियों से उनको क्या होती है? अच्छी रकम प्राप्त होती है। इसी प्रकार का एक श्रमिक रैकेट अमेरिका में न्यूयॉर्क वाटर फ्रंट रैकेट के नाम से वर्षों तक कार्यरत था। सारांश यह है कि संगठित रैकेट्स की समस्या मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत पर निर्भर करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय के अनुसार परिस्थितियों से आर्थिक लाभ उठाना होता है। अब हम पढ़ेंगे जुआनियों के रैकेट्स। अभी हमने आपको व्यापारिक श्रम रैकेट्स पढ़ाए, अब हम आपको बताएंगे जुआनियों के रैकेट। उल्लेखनीय है कि व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा जुए के अवैध धंधे में लिप्त आपराधिक संगठन भी सक्रिय रूप से कार्य करते रहते हैं। जिस प्रकार से व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में कार्य हो रहा है, उसी प्रकार अवैध धंधे यानी जुए में भी आपराधिक संगठन सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाग्य आजमाने की थोड़ी बहुत जिज्ञासा तो रहती ही है। प्रत्येक व्यक्ति शॉर्ट ट्रैक आज की डेट में अपना रहा है, शॉर्टकट से अमीर बनना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। इसलिए वह चांस या संयोग बस विश्वास करते हुए जीवन में अनेक बार रिस्क ले लेते हैं, और रिस्क रहता है जुआ खेलने का। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि भी अकस्मात धन प्राप्त करने के लालसा से भाग आजमाने का एक ही प्रकार है। घुड़दौड़, ताश लगाना आदि भी जुए के ही स्वरूप हैं। मानव को रातों रात धनी बनने की लालसा के कारण जुए का व्यापार पनपता है और इसी कारण इसमें लिप्त व्यक्ति आपराधिक रैकेट्स बनकर लोगों को इस ओर आकृष्ट करके लूटते रहते हैं। यही कारण है कि जुए को कानून द्वारा प्रतिबंधित करने पर भी वह छिपे रूप से यथावत चलता रहता है और रैकेटियर्स जुआनियों से धन ऐंठते रहते हैं।
अन्य अवैध सेवाओं के रैकेट्स जैसे जुए की भांति मदिरा, मादक पदार्थों तथा अवैध गर्भपात कराने के लिए भी आपराधिक संगठन रैकेट्स के रूप में कार्यरत हैं। झूठी डिग्रियां, प्रमाण पत्र, अंक सूचियां देकर भोले भाले विद्यार्थियों से हजारों रुपए ऐंठ लेने के प्रकरण आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं, जो रैकेट्स के ही एक प्रकार हैं। आए दिन आपको मिल जाएंगे फर्जी अंक सूची, फर्जी प्रमाण पत्र, झूठी डिग्रियां, इन सब के संबंध में आए दिन आपको घटनाएं मिलती रहती हैं पढ़ने को। इसी प्रकार बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने ठगने के प्रकरण भी आए दिन सुनने के लिए मिलते रहते हैं। अनेक प्रकार के रैकेट्स इस अवैध कार्य में लिप्त हैं। जहां तक कि विदेशों में भी, विशेषकर मध्य पूर्वी देशों में भी नौकरी दिलाने के लिए कुछ फर्जी संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह धंधा कर रही हैं। अनेक आपराधिक गिरोह मानव शरीर और लड़कियों के अवैध व्यापार के रूप में अपनी आपराधिक गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। अनेक व्यापारिक संगठन अवैध रूप से, अनेक आपराधिक गिरोह मानव शरीर और लड़कियों के अवैध व्यापार के रूप में अपनी आपराधिक गतिविधियां जारी रखे हुए, आपराधिक गतिविधियों वाले कार्य कर रहे हैं। यद्यपि इसकी रोकथाम के लिए अवैध अनैतिक व्यापार निवारण कानून प्रभावी है, जिसके अंतर्गत कठोर दंड के प्रावधान भी है, फिर भी यह अवैध व्यापार यथावत चल रहा है। तो साथियों, ये इस प्रकार से कुछ ऐसे रैकेट्स थे जो हमने आपको बताए हैं। अब हम आपको बताएंगे इसी के आगे वन्य प्राणियों की खाल का अवैध संगठित अपराध। वन्य प्राणियों की खाल यानी चमड़े का अवैध संगठित अपराध। भारत में वन्य पशुओं के चमड़े का अवैध व्यापार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि न केवल वन्य प्राणी असुरक्षित हैं, अपितु वे गंभीर संकट में हैं। आज के समय में बहुत बड़े स्तर पर अवैध रूप से वन्य प्राणियों का शिकार होता है। आए दिन हमें अखबार में पढ़ने को मिल जाता है कि इस टाइगर की, इस शेर की, इस चीता की, इस चीतल की, इस प्रकार के ऐसे जो कि निषिद्ध हैं, उनका शिकार करके उनकी चमड़ी बेचते हुए इतने तस्कर पकड़े गए। तो इस प्रकार का व्यापार बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। तो जो लोग भी इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनको दंडित किए जाने का प्रावधान भी है, कानून भी बने हुए हैं। यह अवैध व्यापार देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर है। यह देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर जारी है। अन्य पशुओं के अंगों तथा खाल के व्यापार के अपराध का सरगना 55 वर्षीय संसार चंद्र को सन 2005 से कारावास में बंद था, जिसने 200 से अधिक बाघों को मारकर सरिस्का वन अभियान की बाघ जनसंख्या को ध्वस्त कर दिया था। एक खतरनाक अपराधी जो कि संसार चंद, जो सन 2005 से कारावास में बंद था, जिसने 200 से अधिक बाघों को मार करके बाघ जनसंख्या को ध्वस्त कर दिया था सरिस्का वन अभियान की। इसके अलावा उसने हजारों अन्य वन्य प्राणियों जैसे चीते, भालू, नीलगाय, मंगूस, हरिण, सर्प, मगरमच्छ आदि की खाल का अवैध व्यापार वर्षों तक जारी रखा, जिसके लिए उसे 10 बार कारावास का दंड दिया गया था। यद्यपि जुलाई 12, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त करके कारागार से रिहा कर दिया गया। संसार चंद ने स्वयं स्वीकार किया कि वह वर्षों से वन्य प्राणियों की खाल के संगठित अपराध में लिप्त था, जिसमें देश के विभिन्न अभियानों के कर्मचारी भी शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संसार चंद को दिनांक 12 जुलाई 2013 को इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया गया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 उसके अपराध के प्रति लागू नहीं होती है, अतः उसके विरुद्ध आरोप विधिमान नहीं है। तो साथियों, ये वन्य प्राणियों की खाल का अवैध व्यापार भी संगठित तरीके से किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। संगठित अपराध में है सामूहिक हिंसा। क्या है? सामूहिक हिंसा। सामूहिक हिंसा भी संगठित अपराधों का ही एक उग्र रूप है, जो विभिन्न समुदायों, जाति तथा धर्मावलंबियों के मध्य आपसी टकराव के कारण इनमें वैमनस्यता के परिणाम स्वरूप होती है। यह सामूहिक हिंसा होती क्या है? ये टकराव, किस प्रकार के टकराव? समुदायों के टकराव, जातिगत टकराव, क्षेत्र के टकराव, जन्म स्थान को लेकर के टकराव, धर्म को लेकर के टकराव, इस प्रकार के जो टकराव होते हैं उनके कारण सामूहिक हिंसा होती है, जिसमें कभी कभी छात्रों, मजदूर संगठनों द्वारा आयोजित हड़तालें, सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन आदि के दौरान भी अनेक निर्दोष लोग
सामूहिक हिंसा के शिकार हो जाते हैं। अनेक निर्दोष लोग इस प्रकार की सामूहिक हिंसा के शिकार हो जाते हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं रहता है। सामूहिक हिंसा के परिणाम अत्यंत घातक होते हैं, क्योंकि इससे जनजीवन तथा लोक संपत्ति को गंभीर क्षति कारित होती है। क्या होती है? इससे गंभीर क्षति कारित होती है जनजीवन को। आतंकवाद, नक्सलवाद, आपराधिक गुटों या संगठनों के मध्य आपसी मुठभेड़, सामूहिक गुंडागर्दी आदि सामूहिक हिंसाएं की घटनाएं प्राय विश्व के सभी देशों में व्याप्त हैं। इस प्रकार की घटनाएं सभी देशों में व्याप्त हैं। तो साथियों, ये हमने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से संगठित अपराध बनता है, कार्य करता है, और सिंडिकेट क्या है, हिंसात्मक आपराधिक संगठन क्या है, आपराधिक रैकेट क्या होते हैं, वन्य प्राणियों की खाल का अवैध व्यापार किस प्रकार से होता है, सामूहिक हिंसा क्या होती है। संगठित अपराधों के लिए के जो लक्षण है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।